हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईआरडीए एक्ट 1999 के बारे में। गाइस, मुझे काफ़ी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट मिली है कि जो आईआरडीए एक्ट है ये बहुत लेंदी है, या इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इस मतलब आप सभी की प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने ना सिर्फ 2 पेजेस पे, मतलब जैसे एक फर्स्ट पेज ये है और सेकंड पेज ये है, राइट। तो इन दो पेजेस पे ही मैंने पूरे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश की है। और जो ये मतलब ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि मैंने आपको जस्ट मतलब मेन चीज़ें जो आपने याद रखनी है उसके बारे में मतलब आपको मैंने बताना है, और आपने इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है वो भी हम डिस्कस करते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईआरडी एक्ट 19 कब आया था? 1999 में आया था। और इसका मेन एम क्या है कि सारे इस इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी लाइफ इंश्योरेंस है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, सबको एक तरह से रेगुलेट करना। एक अगर हम बोलें कि आईआरडीए क्या है, आईआरडीए का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, राइट। तो एक जो ये अथॉरिटी बनी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनी है जो कि पार्लियामेंट एक्ट के अंदर जो है इसे पास किया गया है। और ये जो एक्ट है, इससे पहले हमारे इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे एक्ट होते थे, जैसे इंश्योरेंस एक्ट 1938 है, 1956, 1972, ये सारे एक्ट हमारे जो इंश्योरेंस से रिलेटेड होते थे। तो इनका भी मेन पर्पज़ यही था कि हम अपने इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट कर पाएँ, और जितने भी इंश्योरेंस से रिलेटेड, कंपनसेशन से रिलेटेड या फिर किसी भी तरीके से रिलेटेड पॉलिसी होल्डर को प्रॉब्लम आती है या इंश्योरेंस लेने में, या किसी भी तरीके से हमारे जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रही है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए और हमारे इंश्योरेंस सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो ये एक्ट जो है 1999 में हमारा बना, राइट। तो हम सबसे पहले इसको ये सारी चीज़ों को हम इंट्रोडक्शन में डिफाइन कर देंगे। जैसे मैंने तो इन एक्ट को ऐसे ही लिखा है, तो आप इनकी वर्डिंग लाइंस बना के लिख दोगे कि ये एक्ट सबसे पहले आया था इंश्योरेंस, जिसमें लाइफ और नॉन लाइफ दोनों की बात की गई। फिर लाइफ इंश्योरेंस का अलग से एक्ट बन गया, फिर नॉन लाइफ जिसे हम जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं उसका अलग से एक्ट बन गया। उसके बाद में आईआरडी एक्ट बना, और जिसका काम क्या है, पूरे इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करना। ये सारी वर्डिंग्स अपनी वर्डिंग में आप मतलब एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, राइट। अब जो ये एक्ट बना था उसका क्या ऑब्जेक्टिव था? सबसे पहले क्या ऑब्जेक्टिव था? टू प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ को प्रमोट करना, पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और इसके अलावा जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड मतलब पावर्स हैं उनको डिफाइन करना कि किसके पास क्या पावर है। इसके अलावा पूरे बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग से, मतलब पूरा इंश्योरेंस बिजनेस प्रॉपर वर्क कर पाए। और इसके अलावा सारी सेटलमेंट्स को इजीली स्पीडी करना, राइट। कई बार क्या है कि कई लोगों को कंपनसेशन या पॉलिसी होल्डर को कंपनसेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने ये जो एक्ट है वो बनाया था, राइट। अब ये क्वेश्चन आपको कई तरीके से आ जाता है। कई बार आपको बोल देते हैं प्रोविजंस लिखिए, ड्यूटीज़, पावर, कुछ भी लिखिए। तो मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप एक क्वेश्चन प्रिपेयर कर लीजिए, और वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको जिस फॉर्म में बोला जाता है उस तरीके से आप लिख दीजिए। मान लो आपको पावर्स, प्रोविजंस पूछे हैं, तो आप ये पूरा क्वेश्चन ही लिखोगे। अगर आपको सिर्फ ड्यूटी अथॉरिटीज़, ड्यूटी के रिगार्डिंग ड्यूटी पावर्स पूछी हैं, तो आप इन चीज़ों को, बाकी चीज़ों को थोड़ा कम एक्सप्लेन करके इन पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो। लेकिन अगर आप ड्यूटीज़ पावर के साथ इनको भी एक्सप्लेन कर दोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन ये है कि अगर आपको जो चीज़ एग्जाम में पूछी जाती है उस पर आप ज़्यादा पेजेस उस चीज़ को कवर करके आना जिसके बारे में आपको पूछा गया है, राइट। इसके अलावा अगर आप कुछ एक्स्ट्रा भी लिख देते हो तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके मार्क्स कटेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आप एक पूरे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए, और एग्जाम में जिस फॉर्म में आपसे पूछा जाता है, अगर आपको प्रोविजन पूछी जाती है तो आप पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। अगर आपको ड्यूटीज़ पावर पूछी जाती है तो आप उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिफाइन कर दीजिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को मोल्ड कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक आपको ये सारा कुछ आप फर्स्ट पेज पे डिफाइन कर दोगे। इंट्रोडक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो, मेरा ये बहुत कम इसलिए बना है क्योंकि मैंने सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं। अगर आप इनकी वर्डिंग बनाओगे, लाइन्स मतलब प्रॉपर एक सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, तो आपकी जो ये इंट्रोडक्शन काफ़ी अच्छी बन जाएगी। उसके बाद में आप इसका ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो। अगर आप चाहो यहाँ पे इंश्योरेंस का मीनिंग भी दे सकते हो, राइट। तो आपको इतना मीनिंग क्लियर हुआ कि आईआरडी एक्ट बेसिकली होता क्या है, पूरे इंश्योरेंस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए। नेक्स्ट हम अगर देखिए प्रोविजंस क्या हैं आईआरडीए की, तो प्रोविजन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट है कॉम्पोजिशन, मतलब जो हमारी अथॉरिटी है वो कैसे बनती है, कौन कौन होता है उसमें। उसके अलावा उस अथॉरिटी की ड्यूटीज़, पावर्स क्या है।
और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है। तो ये सारी प्रोविजंस ही हैं, राइट। तो इसके बारे में हम पहले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोविजन को का फर्स्ट पॉइंट करेंगे कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। कॉम्पोजिशन का मतलब होता है कि जो हमारे IRDA में जितने पर्सन होंगे वो कैसे बनेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, इससे रिलेटेड पॉइंट्स इसमें होंगे, राइट। जैसे कि फर्स्ट से पहले सबसे पहले नंबर पे क्या है, मेंबर्स। मेंबर्स में इस जो ये अथॉरिटी है इसमें कितने मेंबर होंगे, एक चेयरपर्सन होगा, 5 से ज़्यादा होल टाइम मेंबर नहीं हो सकते, मतलब 5 होल टाइम मेंबर होंगे और 4 जो है हमारे पार्ट टाइम मेंबर होंगे। तो 5 and 4 9 and 1 टोटल मिला के 10 मेंबर होंगे। और इन मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और ये तो बात देखो सिंपल है कि अगर जिन मेंबर्स को हम अपॉइंट करेंगे तो उनको उनकी में एबिलिटी या इंटेग्रिटी या फिर उन्हें हर चीज़ की मतलब नॉलेज होनी चाहिए रिलेटेड विद इंश्योरेंस और कुछ अकाउंट्स या इन सारी चीज़ों की उसे उन्हें पर्सनस को नॉलेज होनी चाहिए जो ये पर्सन हम अपॉइंट करेंगे। 5 होल टाइम मेंबर, 4 पार्ट टाइम मेंबर और 1 इज़ चेयरपर्सन, राइट। उसके अलावा इनका टेन्योर मतलब टाइम पीरियड कितना होगा इन मेंबर्स का जो ये IRD एक्ट के अंदर वर्क करेंगे, 5 ईयर्स और 65 ईयर्स हम कहेंगे कि जो कम होगा उसमें वो देख लेंगे। अगर उनकी एज 65 ईयर हो चुकी है तो वो मतलब इससे मतलब अथॉरिटी से बाहर हो जाएंगे, या फिर 5 ईयर्स हो चुके हैं तो मतलब ये 2 टाइम पीरियड उन्होंने दिए हुए हैं इन अथॉरिटीज़ के लिए। नेक्स्ट इज़ रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन। रिमूवल फ्रॉम द पोजीशन, अगर मान लो कई बार कोई पर्सन, आप इनके पॉइंट्स बना के लिख देना जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में डिफाइन किया ना, कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, फिजिकली मेंटली डिसेबल हो जाता है, या फिर कोई कन्विक्टेड है, मान लो कोई किसी को हमने इसका मेंबर बना लिया, बाद में हमें लगता है कि ये तो कन्विक्टेड है या फिजिकली मतलब कुछ प्रॉब्लम हो गया या मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो वो अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएगा पर्सन, ठीक है। अगर कोई मेंटली इशू हो गया उस पर्सन के साथ तो उस पर्सन को है जो उस पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा ताकि स्मूथ फंक्शनिंग हमारी रहे, राइट। तो ये क्या है कि आप इनके पॉइंट्स बना दोगे कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाए, फिजिकली मतलब फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल हो जाए, या फिर कन्विक्टेड हो जाए, किसी भी रीज़न की वजह से गलत काम कर रहा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसे हम रिमूव कर देंगे। या फिर किसी पर्सन का आपको लगता है कि इस एक्ट में उसका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, मान लो वो खुद का फ़ायदा देख रहा है, खुद के बेनिफिट लेने चाह रहा है फाइनेंशियली, तो वो मतलब इंश्योरेंस पूरी कंट्री के लिए नहीं देख रहा, तो हम ये कहेंगे कि ये उस पर्सन को भी रिमूव कर देंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया इतने पॉइंट्स। मेंबर्स कितने होते हैं, 10 मेंबर्स होते हैं, टाइम पीरियड आपका कितना होता है, और रिमूवल कब उन्हें रिमूव कर दिया जाता है पर्सन को। नेक्स्ट है सैलरी बेनिफिट। अब जो ये मेंबर्स होंगे इनकी सैलरी और बेनिफिट सारी टर्म्स लॉ में लिखी हुई हैं, मतलब इस एक्ट में डिफाइन की गई हैं। इसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें होंगी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे डिसाइड कर लेती है। नेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट। अब जो होल टाइम मेंबर्स जितने थे 5 मेंबर्स थे, राइट, तो जो 5 मेंबर होल टाइम थे या वो चेयरपर्सन था वो कहीं और नहीं जा सकते, राइट। अगर वो यहाँ पे भी काम कर रहे हैं, वो कहीं और भी एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं तो ये सही नहीं होगा। तो क्योंकि उन्हें यहाँ के सारे मैटर्स को देखना है, तो हम कहेंगे कि उनके वो एटलीस्ट 2 ईयर्स तक कहीं मतलब कहीं और एम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्रूव कर दिया है उन्हें कि वो कहीं जा सकते हैं तो वो जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो कहीं पे फ्यूचर मतलब अनदर एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट इज़ मीटिंग। इसके अलावा इन मेंबर्स की मीटिंग होती रहेगी, कोई भी मैटर डिस्कस करना है, कुछ भी डिसाइड करना है, मीटिंग वो कैसे भी कर सकते हैं, राइट, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे भी वो करना चाहते हैं अपनी मीटिंग वो करेंगे। और जो मीटिंग में चेयरपर्सन अगर नहीं आ पा रहा और उसके बिहाफ पे कोई और पर्सन आ रहा है तो उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा। मान लो किसी वजह से वो मीटिंग में मेंबर्स ही पूरे नहीं आए हैं तो वो जो मीटिंग का डिसीजन होगा वो हम वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं थे, उनकी एब्सेंस में एक या 2 मेंबर ने जो डिसीजन लिया तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। इसके अलावा चेयरपर्सन के पास सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं किसी भी तरह के मैटर से मतलब डील करने के लिए, जैसे कि इसमें सबसे मेन चेयरपर्सन ही है तो उसके पास सारी पावर होती है। नेक्स्ट है अगर कोई वैकेंसी हो जाती है, इन पर्सन में से कोई छोड़ के चला जाता है, कुछ भी हो जाता है तो उसे फिल करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अगर पोस्ट जो आपकी वेकेंट होती है और मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल के साथ आप किसी भी कोई भी डिसीज़न ले सकते हो, लेकिन जो है आपको वैकेंसी जल्दी से जल्दी उस चीज़ को फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ ऑफिसर एंड एम्प्लॉयज़। अगर आप जो ये पर्सन है इनको लगता है कि इनके अलावा किसी और ऑफिसर या किसी एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है तो वो किसी और पर्सन को भी यहाँ पे मतलब अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एसेट। ट्रांसफ़र ऑफ एसेट का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन आगे किसी को मतलब जब भी इनको अथॉरिटी को अपॉइंट कर दिया तो उसके बाद मतलब ये जो भी एसेट लाइबिलिटी है इन्हें ट्रांसफ़र कर दी जाएंगी, राइट। तो आपको कंपोजिशन का मतलब पता चला, कितने पहले हम लिखेंगे कितने मेंबर होते हैं, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, रिमूवल कैसे रिमूव किया जाता है, उन्हें सैलरी कितनी मिलती है, मीटिंग होती है उनकी, ईजी वे में लिखा है मैंने ताकि आपको लर्न हो जाए, राइट। मैं एम्प्लॉयमेंट, रिस्ट्रिक्शन, वैकेंसी और ये सारे पॉइंट हम एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। तो कॉम्पोजिशन यहाँ पे हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूटीज़ ऑफ अथॉरिटी।
मैंने इसको बहुत लाइक एक पेज पे ऐसे लिए लिखा है ताकि आप एग्ज़ाम टाइम इसको रिवाइज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड इज़ ड्यूटी, अथॉरिटी एंड मतलब पावर्स में अगर हम देखें, जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं उस फॉर्म में मैंने यहाँ पे लिखा है। ड्यूटीज़ क्या है अथॉरिटी की, जैसे इशू ऑफ सर्टिफिकेट, अगर मान लो इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट इशू करना है किसी का, मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई है कोई नहीं, तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है, मॉडिफाई करानी है, अमेंडमेंट करनी है, तो ये सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अथॉरिटी जो है, जो अथॉरिटी मीन्स जो चेयरपर्सन हो, जो मेंबर बनाएंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, जो पॉलिसी होल्डर है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना भी इनका काम होता है। इसके अलावा कोई कोड ऑफ कंडक्ट बनाना, मतलब रूल्स बनाना भी इनका काम होता है। नेक्स्ट इज़ प्रमोटिंग द एफिशिएंसी, पूरे बिजनेस में एफिशिएंटली वर्क होता रहे, ये भी इनका काम है। और कोई फीस फाइन पेनल्टी लगानी है तो भी ये काम करते हैं। कोई भी तरह की इन्फॉर्मेशन अगर इन्हें किसी इंश्योरेंस कंपनी से या फिर पॉलिसी होल्डर से चाहिए तो ये ले सकते हैं, अगर कोई मैटर इन्होंने डिस्कस करना हो। कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी और जो पॉलिसी होल्डर है उनमें आपस में मतलब क्लेम वो नहीं पे करती है इंश्योरेंस कंपनी, तो उनका कोई केस हो जाता है, तो उस केस में अगर उन्हें IRDA के पास कोई मतलब पावर होती है तो वो मतलब इन केस अगर उन्हें चाहिए कोई इन्फॉर्मेशन तो वो उनसे मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंट्रोल ऑफ रेगुलेशन, और इसके अलावा बुक मेंटेनेंस के का भी बोल सकते हैं किसी को। इसके अलावा इनके पास और पावर होती है जैसे कि सुपरवाइज़ करने की, या फिर ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, राइट। तो ये मतलब मैंने आपको यहाँ से करवाया शुरू कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट ड्यूटीज़ और अथॉरिटी की ड्यूटीज़ क्या होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन क्या होते हैं। उससे पहले मैं आपको ड्यूटीज़ एक बार दोबारा से मतलब शॉर्ट में रिवाइज़ करा दूंगी, जैसे कि सर्टिफिकेट इशू करना और उनके पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एफिशिएंसी से काम करवाना, और इस तरह के पॉइंट आप इसमें लिखोगे। नेक्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। अब पूरे लॉ में आपने बार बार मतलब एक्ट में आपने बार बार सुना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ये करेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अलावा क्या क्या काम कर सकती है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बना दिए, आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी, वो एडवाइजरी कमेटी बना सकती है जो हर अलग तरह के किसी भी डिसीजन में अगर आपको उनकी एडवाइस चाहिए तो वो आपको देंगे। नेक्स्ट है, इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो किसी भी तरीके के रूल्स बना सकती है, या फिर कोई डिफ़िकल्टी उन्हें आ रही है किसी पर्सन को तो वो रिमूव करने में हेल्प कर सकती है, या फिर एप्लीकेशन ऑफ द अदर लॉ नॉट वैलिड, अगर उनको लगता है कि कोई और लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत है तो वो भी कर सकती है। उन्हें लगता है कि कोई आगे पावर किसी को डेलीगेशन करने की ज़रूरत है, डेलीगेशन होता है आगे किसी को पावर दे देना, तो वो भी कर सकती है। इसके अलावा पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर सकती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मतलब इसे हम कहेंगे कि मेन अथॉरिटी यही होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इस जो IRDA एक्ट की, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे मेन अथॉरिटी होती है, वैसे ही IRDA एक्ट की सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मेन अथॉरिटी होती है, राइट। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। उसके बाद आप इसको डिफाइन कर दोगे कि IRDA एक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को स्मूथली वर्क करने के लिए। तो अब मैं आपको एक बार बता दूं कि आप इस क्वेश्चन को लिखोगे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट पेज पे इसको डिफाइन करोगे, मतलब यहाँ पे मेरा आपको करवाने का पर्पज़ ये था, पढ़ाने का मेन पॉइंट्स, ताकि आपको हेडिंग्स याद रहे कि इस एक्ट में हमने क्या क्या पढ़ा। अगर मैं आपको बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स दे दूँगी तो आपको लर्न करना भी मुश्किल होगा और आपको चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ की पॉइंट्स लिखे हैं कि हाँ मीटिंग में क्या था, मेंबर्स कितने थे, हमें यही चीज़ें याद रहती हैं एग्ज़ाम में। तो फर्स्ट पेज पे आप ये लिखोगे और थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करोगे, जैसे मैंने ये ऐसे ही लिख दिया, आप इनकी सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने प्रोविज़न शुरू की। सबसे पहले कॉम्पोजिशन के 10 पॉइंट किए, उनको एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद में ड्यूटीज़ आ गई हैं, जैसे मैंने 5 और 65 लिखा है तो आप इसकी सेंटेंस बना देना कि क्या है। नेक्स्ट इज़ ड्यूटीज़ को एक्सप्लेन कर दोगे। उसके बाद में ड्यूटीज़ भी 10 हैं, 10 पॉइंट लिखोगे तो 2 पेज तो इन्हीं के हो गए। फर्स्ट पेज पे ये हो गया, सेकंड पे ये हो गया, थर्ड पे ये हो गया, देन फोर्थ पेज पे ये हो गया, फिफ्थ पे ये हो गया, सिक्स्थ पे ये हो गया, राइट। आई होप आपको IRDA एक्ट बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की, आपको जितना लर्न हो सकता है मैंने वैसे ही करवाने की कोशिश की है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू एवरीवन।